देखिए शिवपाल जी की अमर सिंह से दोस्ती कोई नई तो नहीं। नाम क्यों ले आया? मैंने नाम तो आप लेके आए। लेकिन कब तक इशारों बात करते रहेंगे? ये बात भी ठीक है, इशारे की बात खत्म हो, सीधी बात हो जाए। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो कोई नई बात नहीं है, तो काफी पुरानी दोस्ती है अमर सिंह जी को शिवपाल सिंह जी। मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तभी मैंने कहा कि व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, मोबाइल फोन पे क्या हो रहा है, इसकी छानबीन मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आपको ये तो पता है कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल को शिवपाल जी का आदमी माना जाता है, आपने एक झटके में उनको उड़ा दिया। आप ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छा समझते हो, और ब्यूरोक्रेसी में कम से कम इतनी तो वफादारी है कि जो बनाता है उसका वफादार हो जाता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि दीपक सिंघल चीफ सेक्रेटरी थे मेरे, वो अपने चाचा के साथ भी काम कर रहे थे, काफी वर्ष उन्होंने काम किया। ये चाचा भी जानते हैं कि किसने उनको हटाया है, और मैं भी जानता हूँ कि बात चाचा जानते हैं कि दीपक सिंघल कैसे आते हैं। तो हमें भी बता दीजिए किसने कराया। यही तो राज है, यही राजनीति है। देखिए उनको हटाने को लेकर के दो तीन तरह की चर्चा हुई। एक चर्चा तो ये हुई कि वो अमर सिंह जी के डिनर में गए थे और आपने मना किया था सबको वहां जाने के लिए, तो वो आप चले गए, डिफाई किया, तो उनकी छुट्टी कर दी। ये गलत बात है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि चाचा को इस बात की जानकारी है कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल कैसे है। दूसरी चर्चा ये हुई कि वो उस डिनर में गए थे, अमर सिंह जी के डिनर में, वहां उन्होंने आपके बारे में कोई अवांछित बातें कह दी, ऐसी बातें कह दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपने, हो सकता है दीपक सिंघल ने नहीं कहा हो, दीपक सिंघल किसी और ने कहा हो, ये बात हो सकती है। अब देखिए जब मैं आपसे इतनी साफ साफ बात करूँ तो आप भी साफ साफ बता दीजिए। क्योंकि मैं दावत में नहीं था, इसलिए मैं तो कान की सुनी बात कह सकता हूँ, मैं तो कान से देखता हूँ, मैं आँख से तो नहीं देखता। तो क्या सुना मुझे जो आप मुझे जानकारी दे रहे हैं कि किसने क्या कहा, दीपक सिंघल क्यों हटे, इसकी जानकारी चाचा को है। चाचा ये बात जानते हैं कि दीपक सिंघल कैसे हटे। तो ये कोई सीक्रेट तो नहीं है ना, जो चाचा जानते हैं तो वो जनता भी जान ले। मैं समझता हूँ चाचा को बताना चाहिए बात। तो फिर चाचा जी का बुलाना पड़ेगा मुझे। वो शायद मेरे जाने के बाद 1.5 घंटे बाद आए आपके पास। आपको पूरी जानकारी है। और जिन मंत्री को हटाया उनको लेकर बहुत चर्चा है, गायत्री प्रजापति, राजकिशोर। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेताजी को जानकारी है, चाचा को जानकारी है, वो कैसे है। ये स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री ने हटाया हमें, लेकिन चाचा को इस बात की जानकारी है कि कैसे है। देखिए अब तक तो आप ये कहते आए हैं कि जो कुछ होता है पार्टी में वो नेताजी के कहने से होता है, बुलंद सिंह जी के कहने से होता है। मैंने तो ये भी कहा कि हाँ नेताजी के कहने से मैं कुछ फैसले लेता हूँ, और मैंने ये भी कहा कि कई बार कुछ फैसले मैं भी लेता हूँ। इसमें क्या गलत था? तो इनमें से कौन सा फैसला है जो आपने लिया? ये तो आपको जानकारी करनी पड़ेगी, इसमें मेरा फैसला कौन सा है। देखिए लग तो ये रहा है ना कि आपकी वजह से ये सारा झगड़ा हो रहा है परिवार में। मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। आपको लगता है कि कोई आपकी कुर्सी लेना चाहता है? देखिए जहाँ जो पहुँचता है, मैं समझता हूँ जनता के लिए जो काम किया है हम लोगों ने, और जनता के बीच में जब उन कामों को लेकर के जाएंगे तो मैं समझता हूँ शायद जनता में दोबारा फिर भेजेगा। देखिए जनता में तो अकेले संदेश ये गया कि मुलायम सिंह जी के परिवार में, अखिलेश यादव के परिवार में, रामगोपाल यादव के परिवार में, शिवपाल यादव के परिवार में झगड़ा हो रहा है, और ये सत्ता का संघर्ष है, वर्चस्व का संघर्ष है। मैं समझता हूँ ये लोग बाहर से देख रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से जान रहे हैं, सच्चाई में कोई झगड़ा नहीं है। नेताजी जो कह देंगे और नेताजी का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा। देखिए मजाक की तो बात अलग है, गंभीरता से अगर कहें तो जिस तरह से शिवपाल जी ने इस्तीफे दिए, मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया, पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया,
तो इसको तो नहीं कह सकते कि कोई झगड़ा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अगर कोई बात होगी तो उसके लिए नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेताजी पिताजी भी मेरे हैं, उनके भाई भी हैं। तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं समझता हूँ नेताजी उसका रास्ता निकालेंगे। नेताजी जरूर रास्ता निकालेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने बार बार कोशिश की, उन्होंने तो अगस्त में भी एक रास्ता निकाला था, सबको बिठाया था, फिर से झगड़ा हो गया। अब मैंने सुना है कि राम गोपाल जी नाराज होकर के सैकड़ ही चले गए हैं। नहीं, वो नाराज नहीं है, मेरे उनसे बात हुई, वो नाराज किसी बात को लेकर। तो कौन नाराज है? ये मैं भी सोच रहा हूँ कौन नाराज है। कोई नाराज नहीं। आपको लग रहा है कि कोई नाराज नहीं है, किसी का कोई झगड़ा नहीं है? ये कहा जा सकता है कि नेताजी अगर कहीं किसी तरह की बात है तो मैं समझता हूँ नेताजी का सभी कहना मानेंगे और नेताजी के सामने जब बात आएगी तो रास्ते निकल जाए, अगर किसी के प्रति किसी को नाराजगी है तो। लेकिन जो बात मैंने आपसे कहा शुरू में कि बीच के इंसान को अब नहीं आने देंगे, ये बीच के लोग बड़ा गड़बड़ करते हैं। कितने लोग हैं ये बीच वाले? कभी अब एक भी हो सकता है। तो क्या करेंगे ये बीच वालों का? मैंने आपसे कहा कि नेताजी और हमने अभी मिलकर के फैसला किया है बीच के लोगों को नहीं आना। तो ये जो आप इस वक्त बता रहे हैं, इसको सब लोग बहुत बड़ी खबर मानेंगे कि नेताजी और आपने मिलकर फैसला किया है कि बीच वालों को बीच से हटा देंगे। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि जब मैं आपसे पहले आया, मैंने कहा कि मैं आपके कार्यक्रम पे जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं नेताजी से बात करके पहले आया। तो जब आप बीच वाले को हटाने की बात करेंगे तो चाचा जी बीच में नहीं आ जाएंगे? अब वो मेरे चाचा हैं और नेताजी के भाई हैं, तो दोनों का तो कहना मानना पड़ेगा। देखिए, कल रात को उनके घर के बाहर जो नज़ारा था वो देखने वाला था। बहुत सारे आपकी सरकार के मंत्री थे, बहुत सारे पब्लिक के लोग थे और लोग कह रहे थे कि चाचा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शिवपाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, नारा लगवाते हैं और फिर खुद ही हट जाते हैं वहाँ से। इसलिए राजनीति में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और आपका घर तो बिल्कुल बगल में है, कुछ आवाज़ वहाँ तक भी पहुँची, कुछ नारे आपके खिलाफ भी लगाए गए। अक्सर जब ऐसी बातें हो तो मैं हेडफोन से गाने सुनने लगता बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, प्रमुख समाज के लोग हैं। अगर इनमें से कोई लोग सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, आप अकेले जैसे सवाल पूछिए। ऐसे लोग जो न्यूट्रल है, पार्टी के ना हो तो अच्छा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, कहाँ है? कि जी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की जो परिस्थिति है और आपका जो आज आपने स्टैंड लिया है, वो अगर आप 4 साल पहले लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता? हाँ, तो जनता है सबसे बड़ी। 4 साल तक काम करते रहे और लगातार काम किए। मान लीजिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि सड़क बनाई हमने एक्सप्रेस वे, और देश में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी सड़क बनाई हो तो मुझे बता दीजिए। एक्सप्रेस वे बनना है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ज़मीन लेनी पड़ी, ज़मीन के बाद जो तमाम चीज़ें होती हैं उस सड़क को पूरा करने के लिए वो किया। मेट्रो बनाने का काम, और कम से कम ये रिकॉर्ड काम कर रहे हैं कि कम से कम लखनऊ में जो मेट्रो बने वो देश में उदाहरण बने कि लखनऊ में जो मेट्रो बनी वो सबसे कम समय में बनी, कम वक्त में बनी। आपके लखनऊ में मान लीजिए फिजिक्स सिटी बना दी है, कैंसर इंस्टीट्यूट आ रहा है, न जाने कितने लोग हैं इलाज कराने के लिए मुंबई जाना पड़ता है, महंगा इलाज है, नहीं करा सकते, तो कम से कम कैंसर इंस्टीट्यूट जल्दी बन जाए। SCL है मान लीजिए, शिव नाडा साहब नोएडा से बाहर नहीं जाना चाहते थे, हमने उनसे कहा कि आप नोएडा से बाहर आइए, लखनऊ में आए, कम से कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनी जा रही है, लैपटॉप बांट के दिखा दिए। मुझे कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दो कि जिसने 18 लाख से लेकर के 20 लाख तक लैपटॉप बांटने का काम किया, और कम से कम कोई लैपटॉप बांटने हैं आज भी। अगर जाए किसी गाँव में पूछे जा रहे हैं तो शायद आज भी लैपटॉप खराब नहीं हुआ। ये बात अलग है कि हमारी समझदारी है कि जो इंतजाम उसमें किया है, आज भी लैपटॉप खोलेगा तो मेरा और नेताजी का तस्वीर उसमें दिखाई देगी। तो ये लैपटॉप बांट दिए। हमारी जो जिम्मेदारी थी जनता के बीच में, जो हम कह करके आए थे कि हमारा घोषणा पत्र पूरा हो,
घोषणा पत्र लागू हो, कल को आप ही मुझसे कहते हैं कि बताइए 4 साल आपने कोई काम नहीं किया। इसलिए कम से कम समाजवादी सरकार ने और समाजवादी लोगों ने उदाहरण पेश किया है, तमाम चीजों को नजरअंदाज कर करके काम कैसे पूरा हो, घोषणा पत्र जो नेताजी ने बनाया था उस घोषणा पत्र को जनता के बीच में कैसे लागू करें। आज मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के कामकाज का और जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही बीजेपी के लोग, उसमें तुलना कर रहे हैं। और जिन लोग हम अब नहीं कहते, पहले तो मैं कहता था, आप समझ जाते थे कि मैं क्या कहता हूं उनको, लेकिन बगल में पार्क बनाया है, अभी भी वो पत्थर के हाथी लगे हैं, न वो बैठे हैं ना खड़े हुए हैं, आज भी वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं। तो बताओ अगर मैं काम करता नहीं तो कल मैं क्या जनता के बीच में जाऊंगा और कहूंगा यार। इसलिए कम से कम मैंने प्राथमिकता भी रखा, हमारे सामने कोई बात आई हो, किसी बात को हमें सुनना पड़ा हो, सहन करना पड़ा हो, हमने अपने काम को और घोषणा पत्र को कैसे लागू करेंगे उसको आगे नहीं आने देंगे। अखिलेश जी, बहुत सारे लोगों से हमने ट्विटर पर सवाल लगाए थे, क्योंकि लखनऊ में है, चुनाव मंच है, चुनाव का मौका है, जनता पूछना चाहती है। तो अनीता शर्मा ने एक सवाल पूछा है, क्या यादव परिवार की तकरार का, झगड़े का असर 2017 के चुनाव में दिखाई देगा? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, उसका पार्ट ट्विटर भी है, वहां भी वही चीज दिखाई देती है जो समाज में दिखाई देती है। कुछ लोग वहां भी वैसे ही बटे दिखाई देते हैं जैसे समाज में हम बटे दिखाई देते हैं। लेकिन इनका सवाल अच्छा है, शायद 2017 के बारे में ही पूछ रहे हैं सवाल, पूछ रहे कि जो आपकी परिवार की तकरार है इसका कुछ असर होगा चुनाव पर? असर जो होगा वो होगा एक्सप्रेसवे कैसे बनकर पूरा होगा, लैपटॉप कितना बांट के दिखा दिया, कन्या विद्यालय कितना बांटा है, मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीटें बढ़ा दी, आजादी के बाद जितनी सीटें बढ़ी थी उससे ज्यादा मैंने सीटें बढ़ा के दिखा दी, उतनी सीटें बढ़ाई, मेडिकल कॉलेज बढ़ा दी। आपका जो डिमांड थी बिजली की 10,000 मेगावाट से लेकर के 18,000 मेगावाट कर दिया। आज बनारस में अगर 24 घंटे बिजली आ रही है वो कोई बीजेपी की सरकार की वजह से नहीं आ रही है, बीजेपी की सरकार के लोग आंदोलन में बैठ गए। आप ठीक है, आप विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, मैं आपसे झगड़े की बात पूछ रहा हूँ। सवाल यही है, यही राजनीति है। हम पूरे ये मैं कहता हूँ कि आज की बात है जी, मेरे पास में 15 अगस्त 2016 का ये बयान है पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह जी। उन्होंने कहा कि शिवपाल के खिलाफ साजिश हो रही है, शिवपाल अपने काम में लगे हैं जबकि लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा 2 बार शिवपाल इस्तीफे की पेशकश कर चुके, मैंने उन्हें रोका, अगर छोड़ दें तो पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये पुरानी बात बता रहे हैं, ज्यादा पुरानी नहीं, 15 अगस्त 2016 सुबह 10:12 मुझे याद है, मैं था उस मंच पर और उसके बाद मैंने नेता से बात की और मैंने कहा कि ये जो कामकाज अगर हम जनता में पहुंचाएंगे और मेरे अगर साथियों के बारे में लोग जानते होंगे तो उसके बाद हम लोगों ने हर विधानसभा के स्तर पर एक बड़ा सम्मेलन किया, कार्यकर्ता सम्मेलन किया, कम से कम सरकार की बातें पहुंचाएं। और मेरा मानना है जिस तरह का सम्मेलन में लोग निकल करके आए, जिस तरीके से एक कार्यकर्ता निकल करके आए, आने वाले समय में सरकार समाजवादी की बनेगी। कम से कम संगठन, पार्टी और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं कि सरकार कैसे वापस आएगी। ये बताइए कि जब आपको अचानक रातों रात उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया तो कुछ बुरा लगा? मुझे बुरा लगा, उसका असर आपने देखा होगा। आपने उनको 6 मंत्री पद से वापस ले लिए। ये बात आप जानते थे, उसके बाद भी आपने मुझसे सवाल पूछा। क्योंकि आमतौर पर आप ऐसे रिएक्ट करने वाले इंसान नहीं है। इसकी कभी कभी उम्र का वो होता है, हो सकता है मेरी उम्र कम है, शायद उस उम्र की वजह से मैंने फैसला ले लिया, लेकिन करेज तो नए नौजवानों में ही होता है। शायद मैंने वो साहसी फैसला ले लिया, नेताजी को खुश करने के लिए नेताजी खुश रहे और भी कोई फैसला लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा। आपको लगता है इस फैसले से नेताजी खुश होंगे जब आपको उनकी विभाग वापस ले दिए? मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं नेताजी से मिलकर कह रहा हूँ और मैंने नेताजी से कहा है। दूसरी बात ये है और जो मैंने अपने आप फिर सोचा है, यही मैं कहूँगा नेताजी आपको जो अच्छा लगे, जो जिसमें आपकी खुशी हो वो फैसला लेना। लेकिन नेताजी तो आपको मुख्यमंत्री बनाया ना, अब
आप भी कुछ फैसले लेने लगे हैं। अभी तो जो फैसले एक आधी नहीं है उसका असर देख लो। तो आगे ऐसे और फैसले देखने को मिलेंगे। अब जनता के बीच में जाना है, नया घोषणा पत्र बनाना है, नई बात जनता के बीच में क्या रखी जाए, हमारे किसानों के लिए क्या कहा जाए, नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या भविष्य हो, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर बन सके, उस दिशा में अभी 2 जगह 3 जगह मेट्रो बना रहा हूँ। मान लीजिए और शहरों में भी, कानपुर में, वाराणसी में मेट्रो कैसे बने, उस दिशा के लेकर के कैसे घोषणा पत्र में बातों को शामिल करूँ। जब भी मेट्रो बनेगी तो इसमें कभी शिवपाल जी भी सवार होंगे। मैंने सदन में कहा है और मैं आज फिर कहता हूँ कि मैंने कहा जब मैं आऊँगा सदन में तो इसी से मेट्रो से बैठ करके बजट पेश करने आऊँगा। नहीं, मैं तुरंत जब आप बजट पेश करने और आऊँगा यकीन मानिए जो लखनऊ के शहर के लोग एयरपोर्ट जाते होंगे वो सड़क पर गुजरे होंगे, वो जानते होंगे कि इतनी रफ्तार से कभी मेट्रो नहीं बनी होगी जो लखनऊ में कम से कम समाजवादी लोगों ने बनाई। इसमें कोई शक नहीं कि वो मेट्रो तेजी से बनी है। मेट्रो में आप बैठ के जाएंगे बजट पेश करने, जब आप उस मेट्रो बैठ के जाएंगे तो शिवपाल जी आपके साथ मंत्री के तौर पर होंगे या पार्टी अध्यक्ष के तौर पर? लेकिन दोनों के रूप में भी हो सकते हैं। ये बात आपने कही है और वही बात मैं कहता हूँ, अध्यक्ष के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, तो वो तो हो सकते हैं, लेकिन सवाल तो केवल मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री तो आप हैं, ये तो तय है, तो इसलिए बजट पेश करने आऊंगा। लेकिन सिर्फ लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कई बार ये बात कही है कि शिवपाल जी इस पार्टी की रीढ़ है, वो नाराज होकर चले गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा और इलेक्शन के मौके पर ये हो जाएगा। देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, कम से कम हम अपने रास्ते से नहीं हटना चाहते। मैं कहता हूं कि विकास जब होगा, सड़क बनेगी, किसका लाभ होगा हम ही नहीं जानते, उसका लाभ किस किस को पहुंचेगा। किसान को लाभ होगा, नौजवानों को लाभ मिलेगा, जितने किसानों ने जमीन दी है कम से कम इस सरकार से वो खुश है। मैं कह सकता हूँ एक भी किसान हमसे नाराज नहीं है जिसने आगरा से लेकर के लखनऊ एक्सप्रेस के लिए जमीन दी, तो कम से कम हम उस दिशा में सोच रहे हैं। हालांकि काम करते करते राजनीति भी आएगी सामने, लेकिन हमारी प्रायोरिटी काम ही रहेगी। आपकी प्रायोरिटी 2 रहेगी, काम और आउटसाइडर्स को निकालना। आउटसाइडर्स पे नजर रखना। एक शेर है, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था और किसी का क्यों है, और यही दुनिया ऐसी तो ये दुनिया ऐसी क्यों है। तो मैं इसका जवाब ये दे सकता हूँ जो कहावत अंग्रेजी में है, the one who is at top is all alone। जो सबसे ऊपर होगा वो ऐसे गाने सुनेगा जो आप बता रहे शेर। अखिलेश जी, आपने बहुत चुनौतियों का सामना किया है और बड़ी चुनौतियां आपके सामने हैं और आपके काम को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। आपके विरोधी आपके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं। मायावती जी जो ये कहती है कि अब रिटायर हो जाना चाहिए मुलायम सिंह जी को। देखिए उन्होंने जो कहा, आप वो एक दिन क्षमा था, हालांकि बहुत लोग जानते हैं, सदन में भी पूछा इस बात को लेकर के। उन्होंने जो मैं जानता हूँ वो ये कहा कि अखिलेश जब मुझे बुआ नहीं कहेगा तो मैं पूछता हूँ कि मैं क्या कहूँगा आपको। उन्होंने बड़ी दलील की, कहा कि अखिलेश आज से मुझे बुआ नहीं कहेगा। और जब बीजेपी के लोगों ने उन्हें परेशान किया तो उसने ये कहा कि अगर वो मुझे बुआ मानता है तो बीजेपी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर। मैंने बुआ का कहना माना और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करके सोचे थे। जो चाहती आप उनको बुआ न कहें, ऐसी भी लोग हैं जो अब चाहेंगे कि आप उनको अंकल न कहें। हो सकता है, अगर मुझसे पूछो आप, मैं औरों के बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन आज मुझसे आज पूछेंगे आज की परिस्थिति में तो मैं कहूँगा मैं नहीं अंकल कहूँगा। बहुत सारे सवाल बहुत सारे ये ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके अदालत के अपने यादव पर इल्जाम और सवाल आपका